वेलकम अगेन विद्यार्थी मित्रों, मैं वी.डी. सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय। आज आपको जीव विज्ञान कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 10 कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन के बारे में बताऊंगा। कोशिका विभाजन एक संलग्न चलने वाली प्रक्रिया है और बिना कोशिका विभाजन के हमारा शरीर निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि भ्रूण की कोशिका जब निषेचन होता है अंड कोशिका और शुक्र कोशिका में, तब फलितांड बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज एक कोशीय होता है, लेकिन युग्मनज में बारंबार कोशिका विभाजन से बहुकोशीय रचना का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन यह एक संलग्न चलती प्रक्रिया होने के कारण यहाँ इसे कोशिका चक्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कोशिका विभाजन करने के बाद पूरा कंप्लीट विभाजन कर देती है, फिर वो विश्राम अवस्था में जाती है, पुनः विभाजन शुरू करती है। अतः एक कोशिका चक्र के रूप में जाना जाता है, जिसे सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल कंप्लीट एक विभाजन के होने पर होती है। कोशिका विभाजन एक मात्र कोशिका से संतति कोशिकाओं के बनने की कोशिका विभाजन कहते हैं। यानी एक कोशिका से, जैसे एक कोशिका है, इस कोशिका से ये दो कोशिका बन गई, ये हो गया विभाजन। कोशिका विभाजन के कारण ही जीवों के शरीर में वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप लैंगिक व अलैंगिक जनन संभव होता है। कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्शोव ने बताया। इनके अनुसार नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। कोशिका चक्र है क्या? घटनाओं का वह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन एवं अन्य घटकों का संश्लेषण होता है और इसके बाद विभाजित होकर दो नई संततियों की निर्माण करती है, कोशिका चक्र कहलाती है। मतलब कोशिका चक्र में कोशिका की रचना, उसके जीवित द्रव्य का निर्माण, उसके विभाजन, दो कोशिकाओं का बनना, ये सारी चीज़ें मिलकर के कोशिका चक्र कहलाती हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। इसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र के किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है, क्योंकि डीएनए होता है, जब कोशिका विभाजन होगा तो उतना का उतना डीएनए चाहिए। मान लीजिए एक कोशिका में 10 माइटोकॉन्ड्रिया हैं, तो प्रत्येक कोशिका में दोबारा विभाजन होने के बाद भी 10 ही चाहिए। डीएनए का भी उतना ही प्रमाण चाहिए। तो यानी इन सब चीज़ों का निर्माण भी कोशिका के अंदर ही विभाजन के दौरान होता है। यानी एक कोशिका का मात्र विभाजन होने से कुछ नहीं होगा। कोशिका विभाजन होने के बाद सारे के सारे द्रव्य जो कि तो दोबारा से दूसरे बन जाएं, तब तक वो सफल नहीं है। चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। सभी घटनाएं जीनों द्वारा नियंत्रित होती हैं। मनुष्य में कोशिका चक्र 24 घंटे का होता है, जबकि इष्ट कोशिका में यह कोशिका चक्र 90 मिनट का होता है। कोशिका चक्र की दो मूलभूत अवस्थाएं होती हैं, एक आंतरावस्था और सूत्रीय विभाजन। यानी जहाँ गुणसूत्रों का विभाजन होता है उसे सूत्रीय विभाजन कहते हैं, और बीच में एक आती है आंतरावस्था। आंतरावस्था को वैसे तो हम विश्राम अवस्था कहते हैं, अर्थात इस अवस्था में कोशिका विभाजन के बाद अपने पूरे के पूरे द्रव्यों का निर्माण करती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या मान लीजिए एक कोशिका में 10 है, तो कोशिका विभाजन होने के बाद एक में 5 और एक में 5 चली जाएंगी, लेकिन उन 5 में से दोबारा से 10 करना पड़ेगा उसे। इसी प्रकार के सारे द्रव्य भी उसे दोबारा से डबल करने पड़ेंगे। अतः वह अवस्था जिसमें इन द्रव्यों का निर्माण होता है उसे आंतरावस्था कहते हैं। आंतरावस्था को ध्यान से देखें तो ये देखिए पूरी आंतरावस्था है। आंतरावस्था में ये अलग अलग फेज होते हैं, यानी कि ये G1, S और G2, G1, S और G2, ये 3 अवस्थाएं विश्राम अवस्था कहलाती हैं। इसके अलावा एक G0 अवस्था और आती है। G0 अवस्था वह अवस्था जिसमें कोशिका विभाजन नहीं करती, कोशिका विभाजन करना बंद कर देती है, अलग चली जाती है, कोशिका विभाजन करना बंद कर देती है, तब वो G0 अवस्था होती है। G मतलब ग्रोथ, S मतलब सिंथेसिस। तो यहाँ से इतना चक्कर, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा 24 घंटे में हो रहा है, तो 24 घंटे के अंदर मात्र इतना समय केवल कोशिका विभाजन में लगता है। बाकी सारा का सारा समय, लगभग 80% समय ये कोशिका को सुदृढ़ बनाने, उसके जीव द्रव्य को दोगुना करने,
कोशिका के अंदर आए घटकों का पुनर्निर्माण करने आदि में खर्च हो जाता है। अतः कोशिका चक्र में जीवन अवस्था जो होती है वो पश्चसूत्री अंतराल अवस्था S और जीवन और G0 और G2 अवस्था को हम यह एक एक करके अध्ययन करें तो यहाँ पर देखें कोशिका चक्र का 95% समय अंतरावस्था में चला जाता है, यानी यहाँ से लेकर के 95%, ये मात्र 5% है। कोशिकाओं का जीवन काल, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कोशिका चक्र का 95% समय अंतरावस्था का होता है। कोशिकाओं का जीवन काल अधिकांशतः अंतरावस्था में ही होता है, जिससे कोशिका का आकार दुगना हो जाता है। इस अवस्था में तेजी से जैव संश्लेषण होता है। जैव संश्लेषण मतलब जीवित द्रव्यों का संश्लेषण होता है। अंतरावस्था की 3 उपावस्थाएं हैं। सबसे पहला जीवन फेज यानी कि सबसे फर्स्ट फेज, जहाँ पर कोशिका ग्रोथ मतलब यहाँ पर देखिए ये सेलुलर कंस्ट्रक्शन एक्सक्लूडिंग द क्रोमोजोम्स आर डुप्लीकेटेड। क्रोमोजोम डुप्लीकेट नहीं करते, एक्सक्लूडिंग मतलब इनको छोड़कर, क्रोमोजोम के द्रव्यों को छोड़कर बाकी का ग्रोथ होता है। यहाँ पर क्रोमोजोम का डुप्लीकेशन होता है और सेल साइकिल भी चलती रहती है, बाकी द्रव्यों का निर्माण भी होता रहता है एस अवस्था में। और G2 अवस्था में सेल डबल चेक द डुप्लीकेट क्रोमोजोम्स फॉर एरर मेकिंग एनी नीडेड रिपेयर्स। कोई भी कमी हो गई हो, कोई DNA क्षतिग्रस्त बन गया हो, द्रव्य नहीं बन पाए हों, उन सभी द्रव्यों का निर्माण यहाँ होता है। RNA का निर्माण भी होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ DNA का निर्माण होता है, साथ में दूसरे निर्माण भी चलते रहते हैं। हम यहाँ देखें एक एक करके मुद्दे। तो पश्चसूत्री अंतराल अवस्था यानी कि जीवन फेज, इसे प्रथम वर्धन काल भी कहते हैं। इस प्रावस्था में प्रोटीन एवं RNA का संश्लेषण होता है। DNA संश्लेषण की तैयारियां होती रहती हैं। तैयारियां मतलब DNA को बनाने के लिए एंजाइम बनाने हैं, क्योंकि DNA ऐसे तो बनेगा नहीं, उसके एंजाइम भी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ होती रहती हैं। जीवन काल का समय बदलता रहता है। स्थायी ऊतकों की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन रुक जाता है, तब इसे G0 अवस्था कहते हैं। ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि वह कोशिका चक्र से हट गई है, परंतु अनुकूलन परिस्थिति आने पर वह पुनः वृद्धि कर सकती है और कोशिका पुनः जीवन प्रवेश में कर सकती है। दूसरी है संश्लेषण अवस्था, एस अवस्था। इस अवस्था में DNA का निर्माण व DNA की प्रतिकृति होती है। DNA जो आधा हो जाता है ना कोशिका विभाजन के दौरान, उसको पूरा करने के लिए ऐसा होता है। इस दौरान DNA की मात्रा दुगनी हो जाती है तथा गुणसूत्रों की संख्या 2n रहती है। गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहती है? 2n, यानी कि जो कि तो रहेगी। अगर n है तो n और 2n है तो 2n, क्योंकि कोशिका में 2n रहेगी ना, पहले से 2n होती है तो 2n ही रहेगी। पूर्व सूत्री अंतराल अवस्था यानी कि G2 फेज, इस प्रावस्था में RNA, प्रोटीन व ATP का संश्लेषण होता है। इस प्रावस्था में कोशिका सूत्री विभाजन के लिए अपने आप को तैयार करती है। इस प्रकार से ये रचना बनती है। विद्यार्थी मित्रों, अंतरावस्था के बाद में आता है सूत्रीय विभाजन। सूत्रीय विभाजन मतलब गुणसूत्रों का विभाजन। तब इसको हम सूत्रीय विभाजन को 2 भागों में बांटते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस। इसे माइटोसिस और इसे मियोसिस कहा जाता है। अगर हम माइटोसिस की बात करें समसूत्री विभाजन की, तो समसूत्री विभाजन में भी 2 भाग होते हैं, एक केंद्रक विभाजन और एक कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है केंद्रक विभाजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है जीव द्रव्य विभाजन। तो सबसे पहले होता है केंद्रक विभाजन। कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो कैरियोकाइनेसिस में जैसे मान लीजिए कोशिका है, कोशिका में ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर यहाँ पर मान लीजिए केंद्रिका है, ये यहाँ केंद्रिका है, इसकी हम नामांकन कर दें, लेबलिंग। ये कोषपटल, केंद्रक, केंद्रिका। अब यहाँ पर तारा केंद्र होता है
तारा केंद्र की दोनों इकाइयाँ इसके आगे आड़ी तिरछी पड़ी रहती हैं इस तरह से, और पूरा का पूरा जीव रस यहाँ आया होता है। अब बात करें इसके वर्णन की, तो जो कोशिका है वो पूर्ण रूप से कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। माइटोसिस में केंद्रक विभाजन के 4 भाग हैं। एक है पूर्वावस्था और दूसरी है मध्यावस्था। सबसे पहले पूर्वावस्था के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोशिका विभाजन एक संलग्न चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसे कहीं भी बीच में से तोड़कर बताया नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता, परंतु अध्ययन करने की वजह से हमें इसके भाग करने पड़ते हैं। सुगमता के लिए हमने 4 भाग किए हैं, वैसे इसके कई सारे भाग किए जा सकते हैं। ये पूर्वावस्था की ही 3 भाग हैं, पूर्वावस्था, मध्य पूर्वावस्था और पश्च पूर्वावस्था। यानी कि पूर्वावस्था ही इतनी देर तक चल रही है क्योंकि हमें क्रम में दिखाना है, एकदम एक बार में ही दिखा देंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर देखें, इसके अंदर क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोजोम्स ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये क्रोमोजोम क्रोमेटिन के रूप में होता है, ये क्रोमेटिन। अभी सबसे पहले समझ लीजिए कि ये कोशिका तैयारी करती है, कोशिका विभाजन की तैयारी कर रही है, और कोशिका विभाजन की तैयारी में यहाँ जीव द्रव्य स्पष्ट है, केंद्रक कला स्पष्ट है, डबल लेयर दिखाई दे रही है। क्रोमोजोम पतले हैं, यहाँ खाली क्रोमोजोम पतले होंगे, बाकी सब स्पष्ट होगा। लेकिन जैसे ही ये मध्य पूर्वावस्था में पहुँचती है तो मध्य पूर्वावस्था में केंद्रिका धीरे धीरे गायब होने लगेगी, क्रोमोजोम्स पतले से मोटे होने लगेंगे, इस तरह से दिखने लगेंगे, और केंद्रक पटल धीमे धीमे विघटित होने लगे। देखिए यहाँ पर डबल लेयर बताई है, यहाँ केंद्रक कला मैंने धीमे बताई है। इधर यहाँ पर जो 2 रचनाएं आई हुई हैं, ये तारा केंद्र, ये है तारा केंद्र। ये जो तारा केंद्र आया हुआ है वो एक यूनिट यहाँ और दूसरी यूनिट दूसरी जगह जाने लगेगी। इस तरह से दोनों यूनिटें एक दूसरे के विपरीत ध्रुव पर जाने लगती हैं, और लास्ट में देखिए यहाँ पर केंद्रक कला गायब हो गई है, केंद्रिका भी यहाँ पर गायब हो गई है, केंद्रिका भी नहीं दिखाई दे रही है। दोनों चीज़ केंद्रक कला और केंद्रिका अस्पष्ट हो जाती हैं, लेकिन यहाँ बचता है तो क्या, क्रोमोजोम्स क्लियर दिखाई देने लगते हैं, डबल लेयर। केंद्रक कला बिल्कुल गायब होती दिखाई दे रही है, यहाँ पर केंद्रक कला दिखाई नहीं दे रही है, केंद्रिका भी दिखाई नहीं दे रही है। और जो तारक केंद्र है वो दूसरे ध्रुव की ओर पहुंचने वाला है। ये दोनों यूनिट जो होती है तारा केंद्र की, वो एक दूसरे के विपरीत ध्रुव पर पहुंच चुकी हैं। अब इसके बाद इसको हम ऐसे एरो से दिखाएं 1 2 3, और इसके नीचे दिखा दें 4th फेज, नेक्स्ट फेज। तो अब आती है मध्यावस्था, और इस मध्यावस्था में कोशिका की पटल तो दिखाई देगी, लेकिन केंद्रक कला बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। तारक केंद्र दोनों विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे, और इसमें से तारक तंतु निकलते हैं, जिसमें 2 प्रकार के तारक तंतु होते हैं, एक डायरेक्ट और एक दूसरे इनडायरेक्ट। क्रोमोजोम इस तरह से लग जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं, और स्पष्ट होकर के ये मध्य पटल पर, इसे कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट, मध्य पटल, मेटाफेजिक प्लेट, ये प्लेट है मेटाफेजिक। इस मेटाफेजिक प्लेट पर जमा हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, मोटे मजबूत और द्विगुणसूत्र का युक्त बन जाते हैं। तारा केंद्र दोनों ओर बट जाते हैं, ये तारा केंद्र है, दोनों तरफ आधा आधा हो गया, और यहाँ डायरेक्ट तंत्रिका तारक तंतुओं के साथ ये जुड़ जाते हैं। ये तारक तंतु हैं, देखिए यहाँ पर ये तारक तंतु इसको जोड़े हुए हैं। तो ये हुई मध्यावस्था।
मध्यावस्था के बाद दूसरी स्टेज आती है पश्चावस्था। पश्चावस्था में विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जो तारक केंद्र है इसके तारक तंतु संकुचित होने लगते हैं और तारक तंतु संकुचित होकर के छोटे हो जाते हैं, इनमें संकुचन होने लगता है। संकुचन होने से जो गुणसूत्र का केंद्रक है, गुणसूत्र का केंद्रक सेंट्रोमियर, ये बीच में से टूट जाता है और आधी गुणसूत्र का एक ओर और आधी गुणसूत्र का दूसरी ओर चली जाती है। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ दोबारा। जैसे इस तरह का था, यहाँ पर तारक तंतु जुड़ गया दोनों तरफ काइनेटोकोर से, तो इसने क्या किया, यहाँ से एक तरफ पहुँच गई और दूसरी तरफ, बीच में से यहाँ पर ये बट गया। इस तरह से ये बट जाते हैं, ये इसकी डायरेक्शन है। इस तरह से प्रद्युत ध्रुव पर जाने लगते हैं और ये अवस्था होती है पश्चावस्था। पश्चावस्था के बाद मित्रों आती है अंत्यावस्था। अंत्यावस्था में केंद्रक कला बनने लग जाती है और प्रत्येक कोशिका में 2 केंद्रक कला बन जाती हैं और पूर्वावस्था के विपरीत सारी अवस्थाएं, यानी जो अवस्था होती है क्या होती है, पूर्वावस्था के विपरीत। यहाँ केंद्रिका का बनना, गुणसूत्रों का मोटे से पतला होना और प्रत्येक केंद्रक के पास में एक तारक केंद्र आ जाता है। इस प्रकार से एक कोशिका में 2 केंद्रक उपस्थित हो जाते हैं। और ये है, इसे लिखेंगे अंत्यावस्था। इसके बाद में शुरू होती है कोशिका रस जीव द्रव्य विभाजन, जो 2nd नंबर था। कोशिका द्रव्य विभाजन में कोशिका मध्य में से यहाँ उपसंकुचन करती है और 2 केंद्रक 2 जगह पर हो जाते हैं। केंद्रिका हो जाती है, एक तारा केंद्र दोनों के पास हो जाता है और क्रमशः यहाँ से बट करके ये 2 में बट जाती है, 2 बन जाती हैं, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर देखिए अंत्यावस्था। अंत्यावस्था के बाद में आती है ये कोश रस विभाजन। ये कोश रस विभाजन है। यहाँ पर देखिए बीच में से ये उपसंकुचन हुआ। उपसंकुचन होने से 2 केंद्रक दोनों तरफ चले गए और पूरी कोशिका बट गई और 2 कोशिका में परिवर्तित हो गई। ये बन जाएंगी 2 कोश एक में से। ये दोनों कोशिकाएं अलग अलग केंद्रक है। केंद्रिका भी इनके अंदर हाजिर हो जाएगी। गुणसूत्र द्रव्य पतले क्रोमेटिन युक्त बन जाएंगे। एक तारा केंद्र होगा और इसके अलावा का जीवरस होगा। इस प्रकार से एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण समसूत्री विभाजन के दौरान हो जाता है। पूरा वर्णन दिया है। यह कोशिका के चक्र की नाटकीय अवस्था है जिसमें कोशिका के सभी घटकों का पुनः गठन होता है। इस विभाजन के जनक वसंत कोशिकाओं के गुणसूत्र की बराबर संख्या रहती है, इसलिए इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन को 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। पूर्वावस्था, जो मैंने पूरा समझा था, क्रोमेटिन पदार्थ जाल के रूप में न होकर पतले महीन तंतु के रूप में होते हैं, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र संघनन की क्रिया द्वारा कारण छोटे मोटे होने लगते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र 2 और गुणसूत्र में स्प्रेड दिखाई देने लगता है और अर्ध गुणसूत्र सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। जिस तरह से ये सेंट्रोमियर है, ऐसे जुड़े रहते हैं। समसूत्री तुर्क सूक्ष्म नलिकाएं बनाने लगती हैं और पूर्वावस्था के अंत तक केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त हो जाती है। मध्यावस्था की बात करें तो गुणसूत्र कोशिका की रेखा मध्य रेखा पर, जिसे मेटाफेज प्लेट कहा था, पर इकट्ठे हो जाते हैं। गुणसूत्र के अर्धगुणसूत्र तुर्क तंतुओं के गुणसूत्र बिंदु से जुड़ जाते हैं और गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु पट्टिका एवं भुजाएं ध्रुवों की ओर जाने लगती हैं। जो मैंने अभी चित्र बताया था, जैसे ये
ये यहाँ पर ये जुड़ा हुआ तंतु, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ तंतु, ये दोनों दूर जाने लगेंगे तो क्या होगा, आधी गुणसूत्र का एक तरफ चली जाएगी, आधी गुणसूत्र का दूसरी तरफ चली जाएगी। इस तरह से बढ़ जाते हैं। ये पश्चावस्था में होता है ऐसा। इस अवस्था में गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। ये देखो गुणसूत्र अलग हो गया, अर्ध गुणसूत्र हो गया, ये अर्ध गुणसूत्र और ये अर्ध गुणसूत्र। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर तथा भुजाएं पीछे की ओर रहती हैं। इस तरह से यह सूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। इसके बाद आती है अंत्यावस्था। अंत्यावस्था में संतति गुणसूत्रों के समूह विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, तो तंतु विलुप्त हो जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र समूह के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का आवरण बन जाता है और गुणसूत्र पुनः क्रोमेटिन जाल में बदल जाते हैं। इसके बाद में आता है कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन कोशिका विभाजन के अंत में कोशिका एवं स्वयं की अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिका में व्यक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। ये दो प्रकार से होती है। कोशिका खाँच द्वारा, यानी कि जैसे ये कोशिका है, इसके अंदर बीच में से उपसंकुचन होने लगता है इस तरह का, और उसके अलावा ये संकुचन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, दो अलग अलग हो जाती हैं। ये कोशिका खाँच, ये खाँच धीरे धीरे बढ़ती जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। दूसरा है कोशिका पट्टिका द्वारा। तो कोशिका पट्टिका द्वारा देखिए, मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे ये वनस्पति कोशिका में होता है, ये कोशिका है, इसमें दो केंद्रक बन गए। दो केंद्रक बनने के बाद ये कोशिका में मध्य में यहाँ पर ये पट्टी बनने लगती है, जिसे मध्य पट्टल कहते हैं। ये देखो इस तरह से, और आगे चल करके ये पूरी तरह से दो भागों में, दो केंद्रक तो है ही, साथ में यहाँ बीच में ये पट्टी पूरी हो जाती है। इस तरह से एक कोशिका दो कोशिका में बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सूत्री विभाजन के महत्व। तो सूत्री विभाजन के महत्व, इस विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं के बनने से जीवों में वृद्धि होती है। जीर्ण एवं क्षीण क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का नवीन कोशिकाओं द्वारा स्थापन होता है। मान लीजिए कोई कोशिका कमज़ोर हो गई या मर गई, तो उसकी जगह पर दूसरी कोशिकाओं का निर्माण। जब कभी हमारा हाथ का पैर कट जाता है तो भी ऐसा होता है। छिपकली की पूँछ कट जाती है, तो छिपकली की पूँछ कट जाने के बाद वो दोबारा बना लेती है। इस प्रकार से कुछ अंगों का निर्माण पुनः हो जाता है। इस विभाजन द्वारा समस्त संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। निम्न श्रेणी के जीवों में अलैंगिक जनन सूत्री विभाजन द्वारा होता है, जबकि अलैंगिक जनन मतलब जैसे अमीबा पैरामीशियम है, तो वो समसूत्री विभाजन द्वारा नए सजीव बनाते रहते हैं। कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के मध्य एक निश्चित अनुपात बना रहता है। समसूत्री विभाजन की वजह से द्रव्यों का और कोशिका की अंगिकाओं का निर्माण बना रहता है। इस विभाजन द्वारा शरीर की मरम्मत होती है। मरम्मत मतलब टूट फूट, कहीं पर क्षति हो जाए, कट जाए, छिल जाए, उसको ठीक करने का काम भी कोशिका विभाजन द्वारा ही होता है।